हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। और हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे यहाँ पर उत्तराखंड वन दरोगा के। आज हम यहाँ पर 19 जुलाई 2021 में जो यहाँ पर पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उस वाले पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम यहाँ पर 6 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 16 जुलाई वाले दोनों शिफ्ट के, 17 जुलाई वाले दोनों शिफ्ट के और 18 जुलाई के दोनों शिफ्ट वाले पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का पेपर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। व्हाट डज द थंब इंडिकेट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग के राइट हैंड जो रूल है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर जो थंब है यानी कि जो अंगूठा है वो क्या यहाँ पर बताता है हमें। तो हमने यहाँ पर राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल पहले ही क्वेश्चंस में कर चुके हैं, जो पिछले पेपर हुए थे उनमें भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर कि जो फ्लेमिंग के दाहिने हाथों के नियम में अंगूठा होता है वो क्या यहाँ पर शो करता है। तो वो यहाँ पर शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और जो लेफ्ट हैंड रूल है दोनों के दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनने वाला है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज शोज अपराइट। कौन सा यहाँ पर क्या है, परिस्थितिकी शंकु है, हमेशा सीधा दिखाई देता है जो। तो यहाँ पर अगर बात करें हम एनर्जी पिरामिड की, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राइट ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या रहेगा, हमेशा सीधा शंकु बनेगा। कैसा शंकु बनेगा, यहाँ पर सीधा शंकु बनने वाला है। ठीक है ना, सीधा ही दिखेगा ये। ठीक है, सीधा तरीके से दिखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज आल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर के नाम से किस बांध को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, पोंग बांध। पोंग डैम जो है उसको जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है, इनमें से मैग्नेटाइट कौन सा है। बात करें अगर मैग्नेटाइट की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया गया है Fe3O4। Fe3O4 जो होता है उसको मैग्नेटाइट के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पर आयरन का एक और होता है। ठीक है ना, मैग्नेटाइट। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो सॉलिड। और स्यूडो सॉलिड का यहाँ पर एग्जांपल कौन सा नहीं है, आपको पता है, लास्ट वाले पेपर में भी ये आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसमें से कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सा है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, इनमें से यहाँ पर कार्बन का क्रिस्टलाइन यहाँ पर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। यार आर्द्र भूमि का संरक्षण, वेटलैंड, तो हमने देखा था कि रामसर कन्वेंशन इसका राइट आंसर है। ये वाला देखो कितने क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइन एट द अर्थ समिट इन रियो इन 1992 में। जो रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर कौन सा अर्थ समिट क्या था जिसमें क्या साइन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर उसमें साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर किगाली एग्रीमेंट, या फिर वियना कन्वेंशन। तो आपको पता है उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन हुई थी। कब, जो अर्थ समिट इन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। तो उसमें ये चीज़ साइन की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इज कूलाम, यानी कि कूलाम क्या है, एसआई यूनिट है किस चीज़ का, यहाँ पर वैद्युत आवेश का। अब बात करें तो यहाँ पर ये किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर क्या करना है, 1 कूलाम निकालना है। तो 1 कूलाम अगर निकालना है तो इसको 1 अपॉन क्या ले जाओ, 1.6 × 10⁻⁻19। जब इतने को आप सॉल्व करके लेके आ जाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इतने। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, यानी कि 6 × 10⁻18 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 कूलाम जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों में होता है, जो 6 × 10⁻इलेक्ट्रॉन्स के जो होता है चार्ज वो निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर एंड हीट आर। अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन की तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर भी इसका आंसर देखना चाहो तो आंसर इसका इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होने वाले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 277 केल्विन, यानी कि कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर वाटर का घनत्व, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है किस पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की कब होती है, जब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर मौजूद रहता है। तो अगर आपसे पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 4 डिग्री क्या है, वाटर है, वाटर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कौन से टेम्परेचर पे देखने को मिलता है, या तो
277 केल्विन बोल देगा, या वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपसे कह देगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर 1000 kg पर मीटर क्यूब क्या होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी होती है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। व्हाट आर साउंड्स हुज फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज रिफर टू एज, यार 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड्स को क्या कहा जाता है, अपश्रव्य कहा जाता है, यानी कि इंफ्रासोनिक यहाँ पर कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ 1 ओम। 1 ओम की वैल्यू को कौन यहाँ पर बताता है। तो सबसे पहले तो ओम किसका यहाँ पर यूनिट होता है, तो रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 ओम कब आएगा मेरे पास, 1 ओम मेरे पास तब आएगा जब मैं इसको 1 वोल्ट ले लेता हूँ और इसको 1 एम्पियर ले लेता हूँ, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके पेपर में नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर की वैल्यू सबको पता है, याद ही होगी। ठीक है, आवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23, यानी कि एक मोल के लिए इतने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी होंगे यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो 1 मोल के लिए रहते हैं, तो पर मोल यहाँ पर बना दिया उसने, कितने होंगे एक मोल में, तो 6.022 × 10⁻23 पर मोल यहाँ पर चीज़ें होती हैं। The process by which humus is broken down to inorganic nutrients by microbes is called, यानी कि जो ह्यूमस होता है, ठीक है, खाद मिट्टी जो होती है ह्यूमस, वो प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस को अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है, तो उसको यहाँ पर कहा जाता है मिनरलाइजेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, खनिजीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड। देखो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर किसने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के बारे में को प्रमाणित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर वैसे, पर इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई लेंस टू एडजस्ट टू द इट्स फोकल लेंथ नोन एज, यानी कि मानव नेत्र जो होते हैं, नेत्र के लेंस होते हैं, उनकी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो उसको अकोमोडेशन कहा जाता है, समंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछता हमसे, क्वेश्चन नंबर 20। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मिजोजोम। तो देखो ये भी आपका क्वेश्चन दे तो दिया उसने, पर ये भी आपके सिलेबस का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मिजोजोम का यहाँ पर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राइट, डी वाला इसका देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द 3 R's दैट हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। वे 3 R कौन हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने में यहाँ पर मदद करते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या होता है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो रीयूज रिड्यूस एंड रिसाइकिल, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है इसका, यानी कि पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण उस चीज़ का यहाँ पर होता है। रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल इसका आंसर हो जाएगा। When was the प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड। हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, 1992 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड या फिर पार्शियली या फुल्ली इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। किसके सिद्धांत में कहा गया था कि द्रव में डूबे हुए और क्या है, आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज ने ही ये कहा था, आर्किमिडीज का ये सिद्धांत था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट, यहाँ पर जो इमेज की हाइट होती है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उनका यहाँ पर रेशियो अगर निकाले हम, तो वो किस चीज़, उसको हम m से डिनोट करते हैं, और वो क्या निकाल के हमको देता है, तो हमको पता है मैग्नीफिकेशन यहाँ पर निकाल के देता है। क्या देता है यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन, आवर्धन यहाँ पर हमको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर बात करें कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, यानी कि उसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहने वाली है, यहाँ पर रिएक्टेंट से ज़्यादा रहने वाली है। तो ग्रेटर देन यहाँ पर बात करेंगे क्या होगी, जो प्रोडक्ट होगा उनकी एनर्जी यहाँ पर रिएक्टेंट से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी ले रखी है। यहाँ पर एनर्जी लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम,
एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या होती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है किस चीज़ से, उनके जो रिएक्टेंट्स है। सिलेबस का क्वेश्चन आपका होगा नहीं वैसे शायद, या फिर होगा, देख लेना इसको, ठीक है, कहीं पर मिला तो नहीं मुझे। फोकस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पर जहाँ पर भी क्या होता है, अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है जहाँ पर, उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह को कहते हैं यहाँ पर हाइपोसेंटर। क्या कहा जाता है, हाइपोसेंटर कहा जाता है। और उसके ठीक ऊपर सरफेस में जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हाइपोसेंटर यहाँ पर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टेड बाई लाइमिंग, यानी कि जब भी चूना मिलाएंगे तो चूनायन से ठीक किया जा सकता है। किस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो सोइल एसिडिटी है, अम्लीयता है, किस चीज़ की, मृदा की जो अम्लीयता है, उसमें हम चूना मिला देंगे, लाइम मिला देंगे, यानी कि वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लाइम जो होगा यहाँ पर बेसिक होता है थोड़ा, तो और अगर एसिडिक है यहाँ पर मृदा तो उसमें बेस मिलाएंगे तो थोड़ा न्यूट्रल कैसा रह जाएगा, फिर हमारी जो मृदा हो जाएगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एस्केप वेलोसिटी, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपके, जरूरत नहीं इसको करने की। व्हेन वाज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में जो क्या था, आपदा प्रबंधन अधिनियम था, वो 2005 में यहाँ पर पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोथर्मल फील्ड इज लोकेटेड इन लद्दाख, लद्दाख में इनमें से कौन सा भूतापीय क्षेत्र स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पूगा घाटी। पूगा वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है, यह है लद्दाख में। ये कैसा है, ये भूतापीय क्षेत्र, जियोथर्मल फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड, गैर कृषि भूमि में वृक्षारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पर डिफोरेस्टेशन। क्या कहा जाता है, डिफोरेस्टेशन यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफोरेस्टेशन यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है ना, कर लेंगे इसको। रुको एक बार चेक कर ले, तो इसको डिफोरेस्टेशन ही कहा जाता है क्या, इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं। गलत हो गया तो क्या फ़ायदा, फिर कहाँ चला गया भाई, नहीं यार डिफोरेस्टेशन इसको नहीं कहा जाता, इसको अफोरेस्टेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अफोरेस्टेशन कहा जाता है। डिफोरेस्टेशन का मतलब तो क्या हो गया, वन काट दिए हमने, वहाँ से वन हटा दिए, तो उसको डिफोरेस्टेशन नहीं कहा जाएगा, अफोरेस्टेशन यहाँ पर कहा जाएगा। डिजर्टिफिकेशन क्या होगा, मरुस्थलीकरण होगा। रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, रिफोरेस्टेशन का मतलब तो होता है कि जहाँ पर पहले जंगल थे वो ख़त्म हो गए, फिर वहाँ पर वापस से दोबारा हमने जंगल लगाया, तो उसको रिफोरेस्टेशन कहा जाता है। डिफोरेस्टेशन तो जंगल हटाने हो गए, अफोरेस्टेशन होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर क्या है, गैर कृषि भूमि रहेगी, तो वहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उसको अफोरेस्टेशन यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी अ रीजन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस HIV जो होता है, HIV कैसे फैलता है, खांसी से फैलता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, मॉस्किटो बाइट से फैलता है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड से फैलता है। तो खाना खाने से तो नहीं फैलेगा, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक आदमी का ब्लड अगर दूसरे आदमी के पास चला गया किसी भी मीडियम से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड क्या कहेंगे, उसको ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाता है, HIV एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ठीक है ना। तो ये वाला आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहता है, ये वाला आपका क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र का वैकल्पिक नाम क्या है, तो जो वाटर साइकिल का वैकल्पिक नाम क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जलीय चक्र कहते हैं जिसे, ठीक है ना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा यहाँ पर, एंडोक्राइन अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पर वृद्धि हार्मोन जो है उसको स्रावित करती है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है, ये क्या करता है, यहाँ पर वृद्धि हार्मोन को यहाँ पर स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन देखें अगर यहाँ पर, द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो अगर किसी की कंडक्टिविटी चालकता इतने से इतने तक यहाँ पर रेंज करती है, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, उस सॉलिड को क्या कहा जाता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर पिछले वाली क्लासेस में अभी तक जो हमने लेक्चर लिए थे उसमें क्या था, दो चीज़ें आ चुकी है हमारे पास। एक तो क्या आ चुका हमारे पास, वहाँ पर हमने कंडक्टर का भी देख लिया था रेंज, हमने वहाँ पर इंसुलेटर का रेंज भी देख लिया था, ठीक है। एक ही बचा था, वो क्वेश्चन भी इस वाले पेपर में आ गया। तो ये जो रेंज होती है किसकी, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होती है यहाँ पर सेमीकंडक्टर की।
आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने वाले क्वेश्चन करे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो आपको इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which among the following processes refers to the development of an embryo from the zygote? यानी कि जायगोट से क्या बनना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डेवलपमेंट यहाँ पर होना है, यानी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया युग्मज से भ्रूण के विकास को संदर्भित करती है। यानी कि क्या है यहाँ पर, एम्ब्रियो एम्ब्रियो बनने वाला है कहाँ से, जायगोट से। तो सीधे सी बात है, एम्ब्रियो बनने वाला है तो उसकी जेनेसिस होगी, तो एम्ब्रियोजेनेसिस चीज़ को कहा जाता है। क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है किसी से, जायगोट से, तो एम्ब्रियो की जेनेसिस हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पर कहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर सच दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर जब भी फोकस बिहाइंड द मिरर की बात करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, फोकस पे यहाँ पर बनने वाला है बिहाइंड द मिरर, तो वहाँ पर अगर बात करें जो क्या होगी हमारे पास वस्तु होगी, वो कहाँ पर रखी होगी, वो रखी होगी पहले इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर वस्तु रखी होगी तभी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होने वाले हैं, जो इमेज की पोजीशन होने वाली है वो फोकस पे बनने वाली है। फोकस पे यहाँ पर बनेगी किधर की साइड, तो अपोजिट ऑफ द मिरर, यहाँ पर पीछे, मतलब अपोजिट बोल रहा हूँ, बिहाइंड द मिरर यहाँ पर इमेज बनेगा आपका। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्या करनी है, ये आपको मैं यहाँ पर जो मिरर के इमेज फॉर्मेशन है और जो यहाँ पर लेंस का इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, जो पीडीएफ होगी वो वाली जो चीज़ें आप सारी की सारी देख लेना, एक ही पेज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आसानी रहेगी आपको देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आयंस इन वाटर मेक द इनेमल ऑन टीथ मच हार्डर। तो दांतों में जो इनेमल होता है, बाहरी पार्ट होता है उसका, इनेमल का बना होता है, हमको पता है, वो क्या होता है यहाँ पर सख्त ज़्यादा हो जाता है, किसकी वजह से, कौन सा आयन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन की वजह से और ज़्यादा सख्त वहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन सा यहाँ पर पादप रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका है राइट आंसर है। जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, सेब में जो फायर ब्लाइट होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर जीवाणु की वजह से होता है, ठीक है, जीवाणु की वजह से एक पादप रोग है, तो इसको कहा जाता है जो फायर ब्लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल इज कॉल्ड। यानी कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ किस चीज़ का, या आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो भी होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये टर्म्स यूज आते हैं आपके, फ्लक्स क्या होता है और क्या होता है, स्लैग क्या होता है, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाएगा, फ्लक्स या गालक यहाँ पर कहा जाता है। तो देख लेना फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर गैंग क्या होता है, या आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगी। अगला यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज द लाइन अबाउट विच आर रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ नोन एज। तो कोई रिजिड बॉडी है यानी दृढ़ पिंड है, वो अपने चारों ओर घूमता है, तो जिस रेखा के वो अपने चारों ओर घूमता है उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोलिंग मोशन या सेंट्रीपिटल मोशन कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष, जिस रेखा के चारों ओर वो घूमता है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन XC2 कंजर्वेशन टाइप। देखो XC2 कंजर्वेशन टाइप ये बोल रहा है, तो ये XC2 क्या होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है इन सीटू और एक होता है XC2, ठीक है। XC2 यहाँ पर और इन सीटू दो चीज़ें होती हैं। इन सीटू में वो चीज़ें आती हैं किस चीज़ से रिलेटेड है, कंजर्वेशन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन टाइप है। किस चीज़ का कंजर्वेशन, तो जो इंडेंजर्ड चीज़ें हैं, जो यहाँ पर क्या है, जिन पे खतरा है लुप्त होने का, ठीक है, उनका यहाँ पर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें होने वाली हैं, जैसे बाघ वगैरह हो गए, ठीक है, वो स्पीसीज जो यहाँ पर इंडेंजर्ड हैं वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो इन सीटू या फिर एक XC2। इन सीटू का मतलब है कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए उनके हैबिटेट की तरह हो, यानी कि जैसे बाघ जंगल में रहता है तो उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। तो वो एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा उसे, तो एनवायरनमेंट उसको नेशनल पार्क में मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी जगह होंगी उनको क्या कहा जाएगा, इन सीटू कहा जाएगा, यानी कि उनके हैबिटेट के हिसाब से उनको यहाँ पर जगह प्रोवाइड किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। कंजर्वेशन, नेशनल पार्क किस लिए हैं, उन जीवों के किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए हमने
बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर बात आती है इन सीटू, इस टाइप के जो कंजर्वेशन वर्क टाइप होगा उसको इन सीटू कहा जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं जैसे हमारा जू हो गया, जूलॉजिकल जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं हमारे प्राणी उद्यान, जिसको जू भी कहते हैं हम, वो क्या हो गया, उसके अंदर भी तो वो रहते हैं, वहाँ भी कंजर्व ही हैं, ठीक है, वहाँ भी उनको खाना टाइम पे मिलता रहता है, वहाँ पर भी उनको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। बट वो किस तरीके के हो गए, वो हो जाते हैं हमारे पास एक्स-सीटू, क्योंकि वो उनका हैबिटेट है नहीं। उनका हैबिटेट कैसा है, यहाँ पर उनको तो खुले में रहना पसंद है, ठीक है, तो उनका जो हैबिटेट के हिसाब से दे देंगे उनको जगह, तो उसको इन सीटू कहेंगे। अगर जैसे जूलॉजिकल पार्क वगैरह, बोटेनिकल गार्डन जिसमें हम पौधों को लगा लेंगे, पौधा अगर जंगल में रहेगा तो अपने हैबिटेट में रहेगा, बट अगर बोटेनिकल गार्डन में तो अपने हैबिटेट में नहीं है। तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्स-सीटू यहाँ पर कहा जाता है। तो इनमें से जो जूलॉजिकल पार्क दिख रहा होगा एक्स-सीटू हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स-सीटू हो जाएगा। सिर्फ जो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नेशनल पार्क है, वो यहाँ पर इन सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन टाइप हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो देखो इसको समझते हैं, इसका यहाँ पर किस तरीके से होगा। फोकस पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है, दिख जाएगा। यहाँ पर फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ब्लैक कर लेते हैं इसको। फिर क्या करेंगे, इस पे से एक रे इधर से पहुंचाएंगे तो वो लौट के वापस आएगी, वापस इधर से ही चली जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरेलल डालेंगे, ठीक है, और ये इधर से निकल के जाएगी। तो अब देखो इसको, ये कहाँ जा रही है, ये भी इधर की तरफ जा रही है, ये भी यहाँ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों के दोनों कैसे है, पैरेलल। तो ये कहाँ पर जाके मिलेंगे, तो हम मानते हुए चलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, ठीक है, मिलना इन्होंने है नहीं, ठीक है। तो कहाँ क्या बोलते हैं हम इसको कि जब ये मिलेंगे ही नहीं, तो ये हम बोलेंगे इसको कि ये कहाँ मिल जाके मिलेंगे, तो एट इन्फिनिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेज कहाँ बनेगी हमारी, तो कहाँ चला गया भाई, भाई यार इधर है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनने वाली है हमारे पास, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी हो जाएगी यहाँ पर इन्फिनिटी पर, अनंत पे यहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाला है हमारा, ठीक है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कोलेरा। तो क्लोरेला, ठीक है, किस प्रकार का जीव है, तो ये क्लोरेला जो होती है वो एक एल्गी होती है, शैवाल होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका, आपको इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका वैसे अगर आप आंसर देखना चाहो तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको देखो। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन सेल, और ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये वाला ऑप्शन नंबर भी सबको पता है अब तो अगर आप लोग यहाँ पर मेरे लेक्चर ये जो वीडियोज़ हैं फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इनके आंसर्स पता होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये है, देखो, व्हाट इज डिफाइन एज द लिमिट ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल गोज टू जीरो। यानी कि एक्सेलरेशन किस पे निकालना हमको पता है, यहाँ पर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन निकल कर आता है, ठीक है, ये क्या निकल कर आता है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल कर आता है, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन निकल कर आया, अब हमारे पास क्या है, चेंज इन टाइम जो है उसने कर दिया यहाँ पर बहुत स्मॉल, यानी कि टाइम इंटरवल क्या हो गया यहाँ पर, टाइम इंटरवल वो बहुत छोटा कर दिया उसने, यानी कि जीरो की तरफ लेके गया उसको। जीरो की तरफ का मतलब होता है कि बहुत छोटा करना, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो मतलब जीरो के बराबर लगभग, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जो होता है हमारे पास क्या, औसत त्वरण, ठीक है, जो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस टाइम पे उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। जब क्या होगा यहाँ पर, वो टाइम पीरियड जो है उसका टाइम इंटरवल है वो जीरो की नज़दीक चला जाएगा, बहुत गोज टू जीरो, जीरो मान लो जीरो पे ही चला गया, तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पर कहने वाले हैं उसको, यानी कि एक फिक्स पॉइंट आ गया ना,
टाइम इंटरवल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे हम निकाल रहे हैं, तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे तो उसको कहेंगे हम यहाँ पर तात्क्षणिक त्वरण यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर के लिए 50 क्वेश्चन ही रखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम आने वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।